वेलकम बैक टू बायोस थॉट। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेकेंड लेक्चर रहेगा फॉर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ओके। एंड अगेन बिफोर वी मूव अहेड अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव कंप्लीटेड इन आवर लास्ट सेशन। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? वी एक्चुअली हैड अ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जहाँ पे हमने बात की वाई फूड इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। हमने सोर्सेज ऑफ फूड में बेसिकली सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमने देखे थे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल, ये सब कौन से खाने के पदार्थों से हमें मिलता है, राइट। एंड बेस्ड ऑन दैट हमने डिफरेंट आपके जो फूड क्रॉप्स की जो कैटेगराइजेशन थी वो करी थी, लाइक सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, राइट, ऑल ऑफ दैट। इसके अलावा हमने बात किया था अबाउट द सीजन बेस्ड क्रॉप, जो कि कौन से थे? वी हैड हाउ मेनी वर दे? 3 थे ना। एक था राबी, दूसरा था खारिफ, और तीसरा क्या था? ज़ेब, ठीक है। राबी वॉज द विंटर सीजन क्रॉप, खारिफ वॉज ऑल अबाउट सम मॉनसून सीजन, राइट। एंड देन वी हैव ज़ेब, जो कि शॉर्ट समर सीजन क्रॉप था, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट के बेसिकली आपके फैक्टर्स जो इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर विच अ वेराइटी ऑफ इंप्रूवमेंट्स आर डन। सो वी टॉक्ड अबाउट 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, राइट। हाई यील्डिंग के बारे में डिस्कस किया था हमने, इम्प्रूव क्वालिटी के बारे में डिस्कस किया था, मैच्योरिटी ड्यूरेशन होनी चाहिए, राइट, कम समय में जल्दी मेच्योर हो जाए, वाइडर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग रीजन्स में हम उस पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो कर पाएँ, बायोटिक रेजिस्टेंस होनी चाहिए, और साथ के साथ डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए थे। व्हाट वाज डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स? इट वाज नथिंग बट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द एग्रीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी कैन ऑब्टेन, ठीक है। फिर हमने बात किया था योर क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, जो क्लासिफिकेशन हमने कल स्टार्ट की थी। सो हियर वी डिस्कस्ड अबाउट हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। सो हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल अबाउट अ क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, जिसमें 3 चीज़ें बनी थी। इंटरवेराइटल, यानी कि सेम स्पीशीज़ है और 2 वेराइटीज़ हैं उसके अंदर की, उसके बीच में हमने क्रॉस करा दिया, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक, यानी कि सेम जेनरा है और उसकी जो 2 स्पीशीज़ हैं उसके बीच में क्रॉस करा दिया। एंड इंटरजेनेरिक वाज अबाउट 2 डिफरेंट जेनरा ऑल टुगेदर हमने उठाए और उन दोनों को हमने हाइब्रिडाइज करा दिया, ठीक है। जीएमसी वर्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, आपको याद आ रहा होगा, जिसमें हम एक डिजायरेबल जीन को ऐड करते थे टू द जीनोम ऑफ द क्रॉप, जो कि उससे हमें एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मिल जाता था। एंड इसमें हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, जैसे कि बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस, और भी कई सारे थे, इवन स्वीट कॉर्न हमने देखे थे, राइट। सो दिस वॉज ऑल व्हाट वी हैव कंप्लीटेड इन अ लास्ट क्लास, ठीक है। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो हियर वी हैव इट। आज का ओवरव्यू में क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोटेक्शन मैनेजमेंट नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ओके। बिकॉज प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी काफ़ी बड़ा है, तो वो एक क्लास में दोनों चीज़ें कवर नहीं हो सकेंगी, ऑलराइट। सो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, सॉरी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, तो दिस इज लाइक द होल क्राइटेरिया, ठीक है। इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो पूरा एक फ्लो चार्ट है, ये आपके फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बेसिस पे है कि 3 ऐसे फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं या फिर स्टेजेस हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, और उसमें हम क्या क्या ऐसी प्रैक्टिसेस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ऐसी क्या क्या टेक्निक्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिससे हमें एक अच्छी क्वालिटी के क्रॉप्स मिलने शुरू हो, ठीक है। तो हमने क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, विच इज अगेन नथिंग बट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जो हमने डिस्कस करे थे, ठीक है। आज हम डिस्कस करें क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, इरिगेशन सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न, जिसके अंतर्गत ही आप अलग से कह दो या उसके अंतर्गत कह लो, वो बेसिकली आता है आपका क्रॉप रोटेशन, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से, ओके। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का वैसे मतलब क्या होता है? क्या क्या मतलब है, क्या कहने की कोशिश हो रही है यहाँ पे? एनी आइडिया? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि भाई एक प्लांट को कई सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जैसे हमें ज़रूरत होती है ना कई सारे न्यूट्रिएंट्स की, हमें भी कैल्शियम चाहिए, हमें भी फॉस्फोरस चाहिए, हमें भी पोटाशियम चाहिए, हमें भी आपका नाइट्रोजन की ज़रूरत है, मतलब कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। सिमिलरली प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो प्लांट को ये न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली मिलते कहाँ कहाँ से? एयर से मिलता है, वाटर से मिलता है, राइट, एंड साथ के साथ सॉइल से मिलता है ना, ये 3 जगह से मिलते हैं, करेक्ट। So there are a total of 16 such important nutrients, okay, 16 का एक पूरा बैच आप कह सकते हो, एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कह सकते हो, जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो अब याद रखना है, इसमें से जब हम बात करते हैं आपके 2 कैटेगराइजेशन की मैं यहाँ पे बात करूँगी, जब हम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को डिस्क्राइब करते हैं तो वो 2 टाइप में होता है। एक होता है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, याद है जो हमने कल भी डिस्कस किया था, व्हेन इट कम्स टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। और दूसरा होता है आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट,
ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट समझ गए होगे मेरा कहने का क्या मतलब है, जो कि प्लांट्स को लार्ज क्वांटिटीज़ में ज़रूरत है। कौन कौन से प्लांट्स को लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत है? नाइट्रोजन की ज़रूरत है, ठीक है, फॉस्फोरस की ज़रूरत है, पोटेशियम की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है, मैग्नीशियम की ज़रूरत है, ओके, सल्फर की ज़रूरत है। ये सारे आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाए जाते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में इंपॉर्टेंस होती है, ज़रूरत होती है। तो उन बेसिकली आप कह सकते हो जो 13 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, डिड आई से 16, बेसिकली 13 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ओके। तो 13 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में से जो 6 मोस्ट अबंडेंट इंपॉर्टेंट हैं, क्यों? क्योंकि ये आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट में बहुत ज़्यादा ही कारगर होते हैं, ओके। सो दीज आर योर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, ठीक है। फिर आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो अब बाकी के जो बचे हुए हैं तुम्हारे पास, वो सारे हो जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि कम क्वांटिटी में चाहिए, पर इनकी भी ज़रूरत है, इनकी भी आवश्यकता है, ओके। तो आयरन हो गया, बोरॉन हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, देन वी हैव मैंगनीज, वी हैव जिंक, फाइन। इसके अलावा हमें कॉपर भी चाहिए, और इसके अलावा हमें मॉलिबेंडम भी चाहिए होता है, Mn, ठीक है। सो दीज आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, देयरफॉर दे हैव लाइक दे आर कॉल्ड एज ट्रेस मिनरल्स आल्सो। तो इसे हम बेसिकली ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं, ठीक है, ट्रेस मिनरल्स भी हम इसे कहते हैं। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ अब जो बाकी के सोर्सेज की अब मैं बात करूँ कि इन सारे न्यूट्रिएंट्स के प्लांट सोर्सेज, आई मीन प्लांट न्यूट्रिएंट्स के ये सोर्सेज कहाँ कहाँ से हैं, तो अगर हम बात करते हैं जैसे एयर की, ठीक है, लेट्स टेक अनदर कलर। तो ये आ गए आपके सोर्सेज, फाइन। तो सोर्सेज में जब हम बात करते हैं एयर की, तो एयर से हमें क्या मिलता है, आई मीन प्लांट को क्या मिलता है, वो उसको मिलता है कार्बन एंड ऑक्सीजन, इसकी भी ज़रूरत है ना, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज अदर इम्पॉर्टेंट यू नो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो अब ये तो 13 थे, है ना, बाकी के 3 जो हम ऐड कर रहे हैं, तो टोटल 16 ही होते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे बेसिकली 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं, जिनमें से 13 यहाँ हैं, ओके, एंड बाकी की 3 ये रहे। तो एयर से आपको कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया, यहाँ वाटर से समझ जाओ क्या मिल जाएगा, दैट वुड बी हाइड्रोजन, ठीक है। और ये जो सारे हमें मैक्रो माइक्रो मिले, ये सब हमें मिले सॉइल से, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखनी है कि इन सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है, सबसे इम्पॉर्टेंट, पिक्चर में भी देखो तुमको समझ आ जाएगा, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट दिख रहा होगा, ये 3 जो मैंने हाईलाइट करे, समझ आए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट, लाइक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज आप एक तरीके से ऐसे मान लो कि 70 to 75% जो प्लांट का ग्रोथ होता है ना, उसका जो डेवलपमेंट होता है, वो इन तीनों पे डिपेंडेंट होता है। इसलिए कभी भी अगर बाहर जाओगे, अगर फर्टिलाइजर्स खरीदोगे मार्केट से, तो हमेशा देखना इनके स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स अलग मिलते हैं, NPK फर्टिलाइजर्स होते होंगे, फॉस्फोजन स्पेसिफिक होंगे, फॉस्फोरस स्पेसिफिक होंगे, पोटेशियम स्पेसिफिक होंगे, ठीक है। So these are your nutrient required for the production of your particular crops. Fine. अब इसके अंतर्गत आते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में 2 चीज़ें आती हैं जो कि होते हैं हमारे पास, क्या, दैट इज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ओके। तो अब मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस क्या होता है, ये तुम्हारा मैन्योर्स, ठीक है, एंड योर फर्टिलाइजर, राइट। तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में ना, अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि मैन्योर्स क्या है, ये आपके नेचुरल चीज़ें है ना, नेचुरल बने हुए हैं, दे आर बेसिकली मेड बाय द पार्शियल और लाइक यू कैन से लाइक fully or partially decayed waste and animal residue। तो मैन्योर्स क्या है, मैन्योर्स बेसिकली किचन वेस्ट हो गया, फार्म वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, ये सारे वेस्ट को मिलाकर और इनको बेसिकली बैक्टीरियाज के थ्रू एनारोबिकली और एरोबिकली इन्हें ब्रेक डाउन करा जाता है, इन्हें डिके किया जाता है, और उसी को हम मैन्योर कहते हैं, ठीक है। अब जब हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, तो फर्टिलाइजर्स आपके बनते हैं लैब में। सो फर्टिलाइजर्स आर अ बेसिकली यू कैन से इट इज़ लाइक अ सॉल्ट or organic compound containing specific nutrients। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए थे NPK का, है ना, तो फर्टिलाइजर्स बाहर जाओगे ना, NPK के भरे पड़े हैं, तुमको मिल जाएंगे बहुत आराम से।
तो ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये बेसिकली केमिकली बेस्ड होता है, ये लैब्स बनेंगे, केमिकल्स के द्वारा बनेंगे, इसलिए ये आपके ज़्यादा आप कह सकते हो कि केमिकल स्पेसिफाइड होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ मेन्योर्स की, ठीक है, सेकंड पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन है, तो मेन्योर्स की अगर मैं बात करें कि ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते, ठीक है, नॉट न्यूट्रिएंट, जस्ट अ सेकेंड, not nutrient specific, okay, but this nutrient specific, आई होप ये वर्ड समझ आ गया होगा, ओके। न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक का होना ना होने का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब मेन्योर्स में तुमको बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज में सिर्फ एन, मतलब ऐसा नहीं होता कि मेन्योर हमने बनाया तो उसमें सिर्फ नाइट्रोजन की ही मात्रा सबसे हाई होगी या नहीं, उसमें वो पूरा मिक्सचर होता है। फर्टिलाइजर्स में आप केमिकली बना रहे हो तो आप अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को बढ़ा लो, ठीक है। सो ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, दे कंटेन मच हायर अमाउंट्स ऑफ द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, ओके। एंड ये यूजुअली पता है दे आर ऑल्सो यूज टू रिमूव लाइक एक पर्टिकुलर डिफिशियंसी को अगर हमें सॉइल की रिमूव करनी है, यानी कि अगर आप मेन्योर का इस्तेमाल कर रहे हो टू रिमूव द स्पेसिफिक डेफिशिएंसी ऑफ अ सॉइल, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें मिक्सचर होता है। सो दे हेल्प इन नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड टेंड टू रिमूव general deficiency of soil is nutrient specific and tend to remove particular deficiency, ठीक है। आई होप ये पॉइंट तो सबको क्लियर हो गया होगा, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ये आपके सॉइल में हमस ऐड कर देता है, एड्स हमस टू द सॉइल, हमस टू द सॉइल। हमस यू ऑलरेडी नो इट्स लाइक अ डार्क हाईली ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि बेसिकली बैक्टीरिया जब पूरी तरीके से किसी ऑर्गेनिक मटेरियल को डिके कर देता है तो वो एक हमस क्रिएट करता है, बहुत ही ऑर्गेनिक रेसिड्यू एक क्रिएट कर देता है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, ठीक है। नो हमस यू विल सी इन केसेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, राइट। अब न्यूट्रिएंट्स जो कि आपके प्रेजेंट होते हैं मेन्योर में वो बहुत स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं क्रॉप्स के थ्रू, एंड बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते पानी में, ओके। सो एब्जॉर्ब्स स्लोली बाय क्रॉप्स, और ये आपके वाटर सॉल्युबल बनते हैं, ओके। तो रेडिली एब्जॉर्ब्ड, रेडिली एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। एंड फिफ्थ पॉइंट एक और बना लो यहाँ पे, ताकि अगर 5 मार्क्स में कभी क्वेश्चन आए तो यू कैन ईजिली यू नो राइट आउट द आंसर। तो ये ना आपका वॉल्यूमिनस और बल्की होता है, तो बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट होता है इसे स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, ओके। सो इट इज़ लाइक वॉल्यूमिनस एंड बल्की, inconvenient for storage, transport, ठीक है। and you can easily transport it, so it is easy to transport and store, okay। and of course very important point, highly costly, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा मेन्योर दे आर लेस कॉस्टली, ठीक है। तो इसका मैं 6 पॉइंट यहाँ बना देती हूँ, लेस कॉस्टली, क्लियर। आई होप मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, ओके। चलो अब ये आपके मेन्योर्स के बारे में अभी हम कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली अच्छा जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मेन्योर्स की जब हम बात करते हैं ना, देखो फर्टिलाइजर्स के और मेन्योर्स के ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों में आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो अगर मैं जैसे बात करती हूँ कि डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर, अगर हम इसे करते हैं तो फर्टिलाइजर्स के क्या क्या डिसएडवांटेज समझ आए, कॉस्टली समझ आया है ना। सेकेंडली ये केमिकल का बना हुआ है भाई, ठीक है, दे आर एक्सपेंसिव, दे डू नॉट, एक तो ये हो गया कि दे डू नॉट ऐड हमस, ओके। एंड तीसरी चीज़ है कि लंबे समय के लिए तुम इसको यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, इन लॉन्ग रन they will damage the crop, they will damage the soil,
एज वेल एज द क्रॉप, ठीक है। सॉइल के साथ साथ जो आपका नीचे अंडरग्राउंड वाटर होगा ना, उसको भी क्या नाम है, दूषित कर देगा, उसको भी कंटामिनेट कर देगा। ओके, अब अगर हम मेन्योर्स की बात करें तो आई होप मेन्योर्स के एडवांटेजेस तुमको समझ आए होंगे, ठीक है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले एक पॉइंट और यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ लाइक योर टाइप्स ऑफ मेन्योर्स। तो मेन्योर्स के भी 3 प्रकार है भाई, ठीक है। पहला प्रकार क्या है, पहला है आपका सिंपल सा जो आपका फार्म यार्ड मेन्योर होता है, ठीक है। फार्म यार्ड मेन्योर बेसिकली जो नॉर्मल मेन्योर्स होते हैं, जो आपके रॉटन वेजिटेबल्स और एनिमल, ठीक है, रॉटन वेजिटेबल्स एंड एनिमल वेस्ट, ठीक है, ये इनके बनाया जाता है, वो नॉर्मल मेन्योर होता है। इसके बाद आता है आपका कॉम्पोस्ट मेन्योर। कंपोस्ट मेन्योर होता है कि ये मेनली कंसिस्ट करते हैं आपके, ये भी रॉटन वेजिटेबल्स और एनिमल वेस्ट के होते हैं। एंड नाउ अब इसमें स्पेसिफिकली क्या हो जाता है, बैक्टीरियाज या लाइक वर्म्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो रॉटन वेजिटेबल्स एंड एनिमल वेस्ट डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स, ठीक है, जिसमें अगर तुम बैक्टीरिया की बात कर लो या फिर किसी वर्म्स की बात कर लो, वर्म्स होते हैं ना, वर्मी कंपोस्टिंग भी सुना होगा, वर्मी कंपोस्टिंग भी एक टाइप होता है इसका, जिसमें रेड वर्म्स, अर्थ वर्म्स जो होते हैं उनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो वो खाना शुरू करते हैं इस रॉटन मटेरियल को, उसको डिके कर देते हैं और उसमें से हमस भी क्रिएट कर देते हैं, साथ ही साथ उसे एक मेन्योर में भी कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे होता है जिसको हम कहते हैं ग्रीन मेन्योर, ठीक है। तो ग्रीन मेन्योर क्या होता है, ग्रीन मेन्योर होता है बेसिकली एक किसी क्रॉप को अगर आपको क्विकली ग्रो करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ना यहाँ पे होते हैं, जैसे सन हेम्प होता है, एक क्रॉप है, ग्वार एक क्रॉप है, और या फिर गुड़ जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास धाइंचा है, धाइंचा, ठीक है। तो ये आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनको ग्रो किया जाता है एक पर्टिकुलर लैंड पे, इसे फिर कल्टिवेट करके प्लो करके निकाल दिया जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे मैंने ग्रो करा, जब ये अच्छे से ग्रो हो गया, मैच्योर हो गया, उसको फिर वहीं काट के वहीं बिछा दिया, एंड विद टाइम वो वहाँ पे डिग्रेड हो जाता है और सॉइल के अंदर मिल जाता है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स इस ग्रीन मैन्योर के अंदर थे वो सॉइल में पहुँच जाते हैं, उसकी फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। तो ये होता है आपके ग्रीन मैन्योर, ठीक है। तो यहीं से हमारे पास अब पॉइंट आ जाता है कि व्हाट कुड बी लाइक द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स। तो क्या क्या एडवांटेजेस हुए, आई थिंक इट इज़ प्रीटी क्लियर, ठीक है। एनरिचेस द सॉइल, एनरिचेस द सॉइल, फाइन। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, एड्स ह्यूमस टू द सॉइल, है ना। apart from that provides food for soil organisms also, provides food for soil organism, क्योंकि आपके सॉइल के अंदर कितने सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, अर्थवॉर्म्स वगैरह कितना कुछ रहता है, सो इट प्रोवाइड्स दैट एज वेल, ठीक है। ये सॉइल की कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसका टेक्सचर सब कुछ बढ़ा देता है, फाइन। अब इसके अंदर बस कुछ ही नॉर्मल लिमिटेशंस हैं कि ये बहुत वॉल्यूमिनस और बल्कि है, जो मैंने अभी लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया था पिछले स्लाइड पे, ठीक है। वॉल्यूमिनस बल्कि तो इनकन्वीनियंट है स्टोरेज के लिए, ठीक है। बहुत ही लाइक ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं मेन्योर के, वो बहुत ही स्लो तरीके से रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप्स उसे रेडिली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक है। तो वो तीनों पॉइंट यहाँ पे देखो एडेड है, ठीक है। ये रहा और ये रहा, ओके। सो आई होप न्यूट्रिएंट पार्ट इज क्लियर, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पार्ट इज टोटली क्लियर। चलो लेट्स मूव अहेड टू द क्रॉपिंग पैटर्न नाउ। अब क्रॉपिंग पैटर्न की हम बात करते हैं, तो व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन। क्रॉपिंग पैटर्न मीन कि किस तरीके से आप क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो, किस पैटर्न में आप उसे अपने या किस वे में आप उन क्रॉप्स को ग्रो कर पा रहे हो, सो दैट आपके पास मैक्सिमम बेनिफिट्स आ सके उस पर्टिकुलर लैंड पीस के ऊपर। तो ये 3 वेराइटीज़ के होते हैं, एक होता है मिक्स क्रॉपिंग, एक होता है इंटर क्रॉपिंग, और एक होता है क्रॉप रोटेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे मिक्स क्रॉपिंग की, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग, तो मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है भाई। मिक्स क्रॉपिंग आई थिंक वर्ड से समझ आ रहा होगा, कई सारे डिफरेंट पीसेस, आई मीन डिफरेंट क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करना। मतलब अगर ये मेरा एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, तो अगर मान लो इतने एरिया में मैंने क्रॉप ए ग्रो करा, ठीक है, इतने एरिया में मैंने क्रॉप बी ग्रो करा, राइट। इतने एरिया में मैंने क्रॉप सी ग्रो करा, फिर इतने एरिया में मैंने क्रॉप ए करा, फिर यहाँ पे मैंने
सी कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने बी कर दिया, तो इसको कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग। ठीक है, इट्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स टुगेदर इन द सेम पीस ऑफ लैंड ओनली, तो इसे हम मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स ऑन सेम पीस ऑफ लैंड। ठीक है, रैंडम हो जाता है ये, तो इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, राइट। एग्जांपल्स जैसे कि यहाँ पे हो जाता है कॉटन हो गया आपके पास, आप कॉटन ग्रो कर सकते हो, कॉटन के साथ साथ ग्राउंड नट को साथ में ग्रो करा जा सकता है, कॉटन एंड ग्राउंड नट कैन बी ग्रोन टुगेदर। ओके, अगर हम मेज़ ग्रो करते हैं तो मेज़ के साथ साथ हम उड़द की दाल को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, देन यू गॉट राइस। ठीक है, राइस के साथ आप चाहें तो ज्वार या फिर ज्वार और फिर उसके साथ साथ में आप मेज़ को भी ग्रो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कॉटन के साथ भी ज्वार ग्रो किया जा सकता है, कॉटन एंड ज्वार। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, वीट के साथ मस्टर्ड, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि मिक्स क्रॉपिंग के लिए होते हैं। ओके, तो लेकिन एक चीज़ याद रखनी कि जब आप मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हो तो उसमें जो भी आपने क्रॉप्स को चुना है, ओके, उन सब की मेचुरेशन टाइमिंग अलग अलग होती है। तो ऐसा नहीं होता कि एक साथ रखा तो सब एक साथ ही उग जाएंगे, नहीं टाइम लगेगा। ठीक है, ये अलग क्रॉप है, अलग रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो अब इसमें एडवांटेजेस क्या हो जाते हैं? अब इसमें एडवांटेजेस हो जाते हैं काफ़ी अच्छे एडवांटेजेस हैं। बेसिकली क्या, सबसे पहले मान लो कि आपकी जो मल्टीपल क्रॉपिंग है तो ये आपका टाइम सेव करता है। ठीक है, इट सेव्स टाइम एंड लेबर, सिंपल सी बात है, सेव्स टाइम्स एंड लेबर। ठीक है, आपकी जो सॉइल का एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा सॉइल का। ठीक है, कि मतलब क्योंकि एक ही पीस ऑफ लैंड में तुमने एक ए टाइप का ग्रो कर दिया, बी भी ग्रो कर दिया, सी भी ग्रो कर दिया, तो हर एक क्रॉप की अलग अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होगी, तो वो सारी की सारी यूटिलाइज होती है। ठीक है, और ये आपका सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को डिप्लीट करना भी अवॉइड कर देता है, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। एक ही सेम फील्ड पे अलग अलग प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, तो आपका न्यूट्रिएंट का जो न्यूट्रिएंट का इंडेक्स है ना सॉइल का, वो डिप्लीट नहीं होता। ठीक है, फिर उसके साथ जो वेस्ट मटेरियल और प्रोडक्ट रिलीज होते हैं एक क्रॉप से, दे कुड बी बेनिफिशियल टू अदर क्रॉप एज वेल, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट हो जाता है। ठीक है, वेस्ट और प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन कैन बी बेनिफिशियल टू अदर। ठीक है, और भी बहुत कुछ है कि पेस्ट डैमेज मिनिमाइज कर देते हैं, क्योंकि बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप अगर आपका इन्फेक्ट होता है, मान लो, ठीक है, मान लो अगर मेरा यहाँ पे लेट्स से मेरा यहाँ पे ए वाला जो क्रॉप है ये आपका इन्फेस्ट हो गया। ठीक है, इस पर डिजीज़ रेजिस्टेंट, इसमें डिजीज़ रेजिस्टिविटी नहीं थी, तो इसमें ऑब्वियसली एक क्या नाम है, रोडेंट ने या किसी भी माइक्रोब ने उसको इन्फेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब वो जो माइक्रोब होता है ना, ये जो इन्फेस्टेशंस होती हैं ये हमेशा ना प्लांट स्पेसिफिक होती हैं। ऐसा नहीं होता कि रैंडमली अच्छा कोई भी क्रॉप दिख रहा है तो वो जाके उस पर खाना या फिर उसे इन्फेस्ट करना शुरू कर देगा, उसमें डिजीज़ कॉज करना, नहीं, ये भी स्पेसिफिक होता है। अगर उसे क्रॉप ए ही चाहिए होगा तो वो क्रॉप ए पे ही इन्फेस्ट करेगा, तो अगर वो ए पे ही एक पीस पे कर रहा है, एक पीस ऑफ लैंड पे, तो बी और सी तो तुम्हारे पास बचा हुआ है ना, तो ये आपका मिनिमाइज कर देता है पेस्ट डैमेज को भी, राइट। सो दिस इज समथिंग। लेकिन अब अगर कोई एक डिसएडवांटेज अगर हम देखें मिक्स क्रॉपिंग का, तो डिसएडवांटेज ये होता है कि इट इज़ लाइक यू कैन से इट इज़ इम्पॉसिबल टू यूज़ एनी लेबर सेविंग इक्विपमेंट या फिर कोई मशीनरी। ठीक है, आप वो नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स यहाँ पे आप ग्रो कर रहे हो, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, अब हम बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग की। ठीक है, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग होता है कि आपने दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली एक ही फील्ड पे ग्रो कर रहे हो, वो भी एक डेफिनेटिव रो पैटर्न पे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, अब मैंने इस पर ग्रो करने हैं दो वेराइटीज़। ठीक है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा कुछ लाइक वो नहीं है। तो लेट्स से मेरा एक क्रॉप ए मैंने यहाँ पे ग्रो कर दिया, दिस इज़ माई क्रॉप ए। ठीक है, उसके बाद मैंने अपना एक रो लगाई किसकी? दूसरे क्रॉप की। सो लेट्स से दिस इज़ माई क्रॉप नंबर बी। ठीक है, इसके बाद फिर से मैंने ए लगाया, इसके बाद मैंने फिर से एक बी लगाया। ठीक है, ऐसे करते करते अलग अलग, मतलब मैंने ए और बी दो क्रॉप जो मैंने चूज़ करे उनकी मैंने अलग अलग क्या करी,
उनकी मैंने डिफरेंट रोज में एक पैटर्न में उनको लगा दिया, ठीक है, इसे हम कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। बस एक डेफिनेटिव पैटर्न तुमने दे दिया जो मिक्स क्रॉपिंग में हमने नहीं दिया था, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव रोज में हो सकता है कि एक फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप एंड देन ऑल्टरनेटेड विद द सेकेंड वन, ओके। लेकिन यहाँ पे जो क्रॉप्स की सिलेक्शन होती है ये याद रखनी है कि वो दोनों की ही अलग हो एक दूसरे से, ओके। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्रॉप्स सिलेक्टेड शुड हैव different nutrient requirements, ठीक है। should have different nutrient requirements, fine. So this was all about basically growing two or more crops in a definite definite pattern slash row, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, फाइन। अब इंटरक्रॉपिंग के एडवांटेजेस क्या हो गए, इसमें भी ये एडवांटेज हो गया कि तो आपने सॉइल की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर दी न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे, ठीक है। आप इजीली ये भी चेक कर पाते हो कि स्प्रेडिंग ऑफ पेस्ट अगर होता है तो वो सबके साथ में होगा। अगर ए पसंद है तो बी पे पेस्ट इन्फेस्ट नहीं करेगा, अगर बी पसंद है तो ए पे नहीं करेगा, तो तुम्हारी ए के सारे ग्रुप बच जाते हैं, ठीक है। एंड बेस्ट है कि दोनों ही क्रॉप्स बिकॉज उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग है तो वो एक दूसरे में हिंड्रेंस पैदा नहीं करते और उनकी अपनी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही बेस्ट होती है, बेस्ट रिटर्न्स वो आपको देंगे, ओके। इसके अंदर बस हमने एग्जाम्पल्स नहीं पढ़े, तो इसके एग्जाम्पल्स ऐसे ले लो कि मान लेते हैं हम, चलो सोयाबीन को अगर ग्रो कर रहे हैं एक, तो सोयाबीन के साथ साथ आप मेज़ ग्रो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप बाजरे को और काउपी को साथ में ग्रो कर सकते हो, जैसे हम लोबिया कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो बाजरा प्लस लोबिया, इसे भी आप साथ में ग्रो कर सकते हो। सो दीज आर योर मिक्स एंड इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। अब एक क्विक लुक ले लो इस चीज़ का, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा क्या क्या हमने डिफरेंसेस देखे थे, ओके। So there is no definitive patterns of row. There are rows in definitive patterns of. There are crops are grown in the definitive patterns of row. For example, 1:1, 1:2, or 1:3 के pattern में grow कर सकते हैं. To reduce the chances of crop failures, it is undertaken to enhance the production of crops per unit area. ठीक है. Mixed cropping cannot be done separately for crops. In intercropping, crops can be harvested as well as threshed separately. Because अलग अलग आपने rows में करा हुआ है, तो आप easily उस चीज़ को manage कर सकते हैं. Seeds are यहाँ पे सीड्स आर मिक्सड अप बिफोर सोइंग और इधर यहाँ पे सीड्स आर नॉट मिक्सड अप बिफोर सोइंग, कोई ज़रूरत नहीं है मिक्स अप करने की, ठीक है। अलग अलग ही आप करोगे। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑफ सेपरेट क्रॉप्स इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वो सब मिक्सड में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप इंडिविजुअली उस पर एप्लीकेशन कर सकते हो, फाइन। नाउ कमिंग टू द थर्ड टाइप जिसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। सो इट्स अ प्रोसेस यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो करे जाते हैं ऑल्टरनेटिवली इन द सेम फील्ड, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली इन द सेम फील्ड यानी कि different types of crops are grown alternatively in the same field, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटिवली का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अलग अलग क्रॉप्स उठाए, ठीक है। मान लो एक साल का मैंने लिया, ओके, 1 ईयर का मैंने एक प्लान ऐसे बनाया कि मैंने पहले 3 मंथ्स क्रॉप ए को ग्रो करा, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने मान लेते हैं हमारा कुछ 80% ऑफ न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये हैवी क्रॉप था, राइट, हैवी यूसेज क्रॉप था। तो इसने 80% ऑफ क्रॉप जो सॉइल के थे, न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल के थे वो इसने यूटिलाइज कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स मैंने एक क्रॉप ग्रो करा, इसको कर लिया, इसको हार्वेस्ट कर लिया, ठीक है। अब उसी लैंड पे मैंने क्रॉप बी को ग्रो करा जिसने रेस्ट ऑफ द 15% जो आपके क्रॉप्स थे, क्रॉप के जो न्यूट्रिएंट्स थे, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स थे उसे ले लिए, ठीक है। क्रॉप बी ने जो नेक्स्ट के 15% लिए वो ले लिए। तो ये आपके लाइट वेट क्रॉप्स हो जाते हैं, बेसिकली लाइट यूसेज वाले हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके हैवी यूसेज के हो गए, हैवी यूसेज
ठीक है, और ये आपके लाइट यूसेज के, क्योंकि इनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत ही नहीं है, कम में भी इनका काम चल जाता है, बस 15% की इनकी ज़रूरत थी। और बाकी के जो नेक्स्ट 3 मंथ हैं उसको मैंने क्रॉप सी ग्रो करा मान लो, जिसने एक्चुअली अब जो 5% बचा था ना उसको यूटिलाइज नहीं करा, इसमें जो अब रेस्ट ओवर 95% जो डिप्लीट हो चुका था वो वापस सॉइल को दे दिया। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं रिप्लेनिशर्स। इन टाइप के प्लांट्स को हम कहते हैं रिप्लेनिशर्स। ओके, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 3 मंथ है उसमें मैंने अपने क्रॉप को आई मीन अपनी फील्ड को एक तरीके से एक टाइम के लिए नॉर्मल छोड़ा, सो दैट दे कैन रिकवर देयर ऑल ऑफ देयर लॉस्ट और डिप्लीटेड सॉइल ऑफ आई मीन डिप्लीटेड न्यूट्रिएंट। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर से ये पूरा पैटर्न स्टार्ट करा। अब ये 1 साल में ऐसे महीनों के हिसाब से किए जा सकते हैं, या 1 साल आपने एक ग्रो करा, फिर दूसरे साल आपने दूसरा क्रॉप ग्रो करा, फिर तीसरे साल आपने तीसरा क्रॉप करा, फिर उसके बाद आपने 1 साल आई मीन जो चौथा साल था उसमें आपने फिर से पहला वाला क्रॉप ग्रो कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो पॉइंट क्या हुआ इसका, ये जो क्रॉप रोटेशन का मतलब है, यहाँ पे हम ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो सॉइल की नेचुरल जो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी है उसके बेसिस पे उसके उसके हिसाब से अपने क्रॉप की रिक्वायरमेंट को सेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले अगर मैं एक हैवी यूसेज क्रॉप्स को यूज़ करूँ जिनको हैवी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, मतलब कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, उसके बाद मैंने दूसरा एक क्रॉप लगाया जिसको कम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, और फिर मैंने एक रिप्लेनिशर्स को ग्रो करा। जैसे कि रिप्लेनिशर्स यूजुअली होते हैं आपके लेग्यूम्स। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं ना जिनमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है उनके रूट नोड्यूल्स में, तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली नाइट्रोजन और बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे रिप्लेनिश कर देते हैं बैक इनटू द सॉइल। तो आपका जो आपका सॉइल है वो पूरी तरीके से डिप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, अच्छे खासा यूजेज भी हुआ, उसको फिर दोबारा रिप्लेनिश कर दिया, अपार्ट फ्रॉम ऑफकोर्स जो आप फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का इस्तेमाल करते हो। तो ये होता है क्रॉप रोटेशन। ठीक है, वैसे तो ये ईयरली बेसिस पे होता है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मैंने मंथ के हिसाब से यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, क्रॉप ए एंड क्रॉप बी वर द डिप्लीटर्स, ऑल राइट, एंड क्रॉप सी आर द रिप्लेनिशर्स, दे विल रिप्लेनिश ऑल ऑफ इट बैक अगेन। तो ये हो जाता है आपका क्रॉप रोटेशन। अब इसके लेकिन एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस भी कई सारे हैं, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं। एडवांटेजेस अब इसके ये हो गए कि ये भी आपका मैक्सिमम आप कह सकते हो फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। ओके, इम्प्रूव्स दी फर्टिलिटी, इम्प्रूव्स फर्टिलिटी, है ना, क्योंकि क्लियरली आप देख पा रहे हो किस तरीके से सॉइल को अच्छी तरीके से उसका फर्टिलिटी लेवल्स मैनेज किए गए हैं। ठीक है, पेस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है, हेल्प्स इन पेस्ट कंट्रोल। ओके, इसके अलावा क्या करता है, इसके अलावा वो आपकी क्रॉप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, एंड देन फाइनली ऑफ कोर्स आपके लैंड को ऑक्यूपाई रखता है विद द ग्रेटर पार्ट ऑफ अ टाइम। ठीक है, सो दैट यू कैन काइंड से दैट इट इज़ ऑल्सो अ एडवांटेज। ठीक है, सो ये है हमारा क्रॉप रोटेशन। ऑलराइट, एंड नाउ कमिंग टू द फाइनल पार्ट विच इज़ योर इरिगेशन सिस्टम। तो इरिगेशन सिस्टम मुझे समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, क्या है इरिगेशन सिस्टम, इट इज़ नथिंग बट अ टेक्निक टू प्रोवाइड वाटर टू योर प्लांट्स, है ना। अब इतना सब कुछ कर दिया तो पाना पड़ेगा ना, वाटर सप्लाई, पानी देने का जो एक तरीका है, यहाँ पे डिफरेंट वेज होते हैं, जो भी टेक्निक्स होती हैं वो आपका इरिगेशन सिस्टम में आती है। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है, अब भाई इम्पोर्टेंस तो कई सारी है। इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन क्या हो सकती है, खुद सोच के बताओ, क्यों पानी देना ज़रूरी है। क्योंकि ये बहुत इसेंशियल न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है ना, सप्लाइज essential nutrient to soil and that is हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना, ये देता है। फिर आपका जो मॉइस्चर होता है इसी की वजह से जर्मिनेशन पॉसिबल है भाई, किसी भी क्या नाम है सीड का जर्मिनेशन भी पानी के तहत ही हो सकता है ना। जब हम पानी से चल रहे हैं तो प्लांट भी तो पानी से चलेगा ही ना, राइट। एंड वाटर क्या करता है कि आपके जो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है ना उसको बहुत ईजी बना देता है। ओके, हेल्प्स इन ईजी न्यूट्रिएंट absorption by plants. Okay,
अब ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो कई सारे टाइप्स के होते हैं हमारे पास। हमारे पास टैंक्स होते हैं, है ना, कैनल सिस्टम होता है, ओके। उसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें, रिजर्वॉयर्स हो सकते हैं, रिजर्वॉयर्स सुने होंगे जिनसे पानी हम भर के रख देते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन वो बड़े पैमाने पे होते हैं, रिजर्वॉयर्स होते हैं जो कि आपके बड़े लेवल पे क्रिएट करे जाते हैं, ठीक है। रिजर्वॉयर्स हो गए, वेल्स हो गए, रिवर लिफ्ट सिस्टम हो जाता है, रिवर लिफ्ट सिस्टम हो जाता है, ओके। तो रिवर लिफ्ट सिस्टम हो जाता है। तो टैंक्स तो देखो तुम समझ गए होगे, टैंक तुम लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। टैंक्स में पानी भर देना, ओके। वेल्स में पानी होना वो आप पता ही है। कैनल बस ये होता है कि एक पीस ऑफ लैंड है, उसमें क्या नाम है, ऐसे छोटे छोटे से कैनल्स क्रिएट करती है जहाँ पे भी आसपास आपके क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, और उनमें पानी का सप्लाई दे दिया, ओके। रिजर्वायर हो जाता है बेसिकली जो बहुत ही बड़ी जगह पे जहाँ पे आसपास लेट्स से रिवर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, तो एक बड़ा सा रिजर्वायर क्रिएट कर दिया जाता है ताकि बारिश में भी उस वो रिजर्वायर में पानी भरता रहे जब कभी भी बारिश आए, और वहाँ से हम ईजिली पानी ले सकें, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका जो रिवर लिफ्ट सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, जो रिवर लिफ्ट सिस्टम्स होते हैं, तो ये दो टाइप के आपने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े सो यू विल अंडरस्टैंड बेसिकली। एक होता है आपका ड्रिप मेथड, ठीक है, एक होता है ड्रिप इरिगेशन, ऑलराइट। हाँ, एक होता है तुम्हारा ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। अब इस ड्रिप इरिगेशन में बेसिकली क्या होता है ना कि हमने जैसे आप कह सकते हो ना कि एक पाइपलाइन सी बिछा दी, ठीक है, और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा। अब वो थोड़ा थोड़ा पानी ड्रिप की तरह से, यानी कि बूंद बाय बूंद आपके सॉइल में डायरेक्टली जाके पोर होता जाएगा, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ड्रिप सिस्टम। फाइन, ये हो जाता है तुम्हारा ड्रिप सिस्टम, ओके। और बाकी ये जो तरीका तुम देख पा रहे हो कि मेनली एक कैनल सा हमने यहाँ पे दे दिया और उससे डायरेक्टली सीधे पानी छोड़ दिया गया है टूवर्ड्स योर पर्टिकुलर साइज ऑन योर एरिया, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्या नाम है, कैनल सिस्टम, ओके। चलो, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। This was all about your the irrigation, and apart from that this was all about your crop production management, कि किस तरीके से हम प्रोडक्शन को मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और बिफोर आई फॉरगेट, यहाँ पे एक स्प्रिंकलर सिस्टम भी होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम भी होता है जिसमें कुछ नहीं, बेसिकली स्प्रिंकल नॉजल, स्प्रिंकलर देखा होगा ना, नॉजल सा लगा होता है, क्या नाम है, पानी एकदम ऐसे फाउंटेन की तरह निकलता है ना, तो वही है स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। एक पीस ऑफ लैंड है, उसमें क्या नाम है जगह जगह पे स्प्रिंकलर्स फिट कर दिए हैं और इनमें से बस पानी निकलता रहेगा कुछ कुछ समय पे, ओके। तो ये आपका सब जगह पे पानी भी पहुंचा देगा। इसमें क्या नाम है आपका ये स्पेसिफिकली उन सारी एरियाज़ पे ज़्यादा डाला जाता है जहाँ पे जो आपका लैंड है वो बहुत अनइवन होता है, तो वहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम्स काफ़ी ज़्यादा काम कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होती है ये यूजुअली एक इवन लैंड पे ही किया जाता है, एंड स्पेसिफिकली पानी की बचत को देखते हुए ड्रिप इरिगेशन देखा जाता है ताकि ज़्यादा, क्योंकि कुछ जगहों पे पानी ज़्यादा नहीं होता लेकिन पानी देना तो है ही क्रॉप्स को, तो फिर कैसे करेंगे, तो ड्रिप इरिगेशन से बूंद बाय बूंद पानी जाता है, इतना ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होता, एंड इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल ऑफ योर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। चलो, आई होप इट्स ऑल क्लियर टू एवरी वन, ओके। एंड कोई भी क्वेश्चन हैं, कोई भी डाउट्स हैं, यू कैन ऑलवेज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, ओके। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, ऑलराइट। अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम कल करने वाले हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, एंड मोस्ट प्रोबेबली विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद एनिमल हस्बेंड्री एज वेल, और बेसिकली इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। So that's it for today everyone. Thank you so much for joining in. Hope you enjoyed the class. Make sure that you like, share and subscribe to this channel. And yes, let's meet again, okay. Take care until then. Bye bye. Take care of yourself.